नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। अपन सेकेंड ईयर का जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसके जो निम्न के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 साल से लगातार आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तब से सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं निम्न के क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। जब यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अपन को अदर पढ़ के क्या करना है ना। तो अपन यही क्वेश्चन पढ़ लेंगे और इन पर अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे, क्योंकि अपने पास एग्जाम के लिए अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, क्योंकि एग्जाम के अब केवल और केवल 2 महीने बचे हुए हैं। तो 2 महीने में अपन इनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसी के साथ इनके टेस्ट भी अपन कर दे लेंगे, है ना। तो अपन पहले इनको एक एक करके एक एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। उसके बाद अपन जैसे ये खत्म होगा उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनमें से जो मेन मेन क्वेश्चन होगा उनको अपन कंप्लीट करेंगे, उनके टेस्ट लेंगे, है ना। तो आप जरूर इन क्वेश्चनों को रेगुलर देखते रहिए, क्लासों को रेगुलर देखते रहिए। एक दिन एक मतलब कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी क्लास अपलोड होगी। यानी कि आज जैसे कि आपकी सेकेंड ईयर की क्लास अपलोड हो गई तो कल फर्स्ट ईयर की क्लास अपलोड होगी। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बहुत जल्दी क्लासें आपकी आने वाली है और वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी क्लासें आने वाली है। तो रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। बेहतर एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा चैनल आपके लिए तत्पर खड़ा हुआ है, तो हम आपके लिए पूरी मेहनत के साथ कोशिश करते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन से आपका 16 नंबर का 15 तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए, जो कि अपना पहला ही चैप्टर चल रहा है डीसी जनरेटर, है ना। क्योंकि सेकेंड ईयर में सारी की सारी क्या है आपके मशीनें हैं। तो मशीनों में से सबसे पहला जो मशीन है वह है जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं। देखिए इंटरपोल क्या होता है यह समझना बहुत जरूरी है, जुड़ना तो बात की प्रोसेस है ना। तो इंटरपोल होता क्या है, देखिए जनरेटर जो होता है ना, जैसे जनरेटर में अपन यांत्रिक बल देते हैं, यांत्रिक बल देने पर जनरेटर जैसे रनिंग करता है, रनिंग करने पर उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वह विद्युत वाहक बल जब कम्यूटेटर के द्वारा ब्रशों के संपर्क में बाहर निकलता है, तो जो कम्यूटेटर और ब्रश जो होते हैं, कम्यूटेटर और ब्रश जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कम्यूटेटर है, यहाँ पर ये ब्रश लगे हुए हैं, है ना। तो जैसे ही ये कम्यूटेटर घूमेगा और इसमें जो विद्युत सप्लाई आएगी, है ना, तो एसी आएगी, एसी को डीसी में बदलकर यह कम्यूटेटर बाहर निकालेगा। तो जैसे यहाँ पर टच रहेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगी, स्पार्किंग होगी। क्या होगी, चिंगारियां नजर आपको आएंगी। यहाँ पर आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चिंगारी उठेगी, तो इस चिंगारी को कम करने के लिए इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं मोटर के अंदर या डीसी जनरेटर के अंदर। तो यह इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो इसके पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि मान लीजिए कि ये क्या है, डीसी जनरेटर का स्टेटर है। इसमें यहाँ पर मेन वाइंडिंग के पोल है, कम से कम 2 पोल होते हैं और अधिक से अधिक 8 पोल होते हैं। तो अपन यहाँ पर कम से कम बनाएंगे, जो कि कितने बनाएंगे, 2 पोल बनाएंगे। तो ये आपके 2 पोल हो गए। अब जैसे कि 2 पोल है तो इंटर पोल कितने होंगे, तो 2 पोल है तो इंटर पोल भी कितने होंगे, 2 होंगे। इंटर पोल भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो यह मैंने इंटर पोल बना दिया। देखिए पोल जैसे ही होता है ना। ये तो मेन वाइंडिंग के लिए है, इसमें सीरीज वाइंडिंग कर सकते हैं, शंट वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस पर इंटरपोल वाइंडिंग होगी। इस पर क्या होगी, इंटरपोल वाइंडिंग होगी। तो ये जो इंटरपोल वाइंडिंग है, यहाँ पर जैसे कि ये एस पोल है तो ये कौन सा रहेगा, इसके पहले वाला एस पोल रहेगा। ये एन पोल है तो यह कौन सा रहेगा, एन पोल रहेगा, अगर ये जनरेटर ऐसे घूमता है तो। अब देखिए पूछा क्या गया है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं। चलो ये तो मेन वाइंडिंग के वायर आ गए, है ना। आर्मेचर बीच में होता है, आर्मेचर के भी 2 वायर होते हैं। तो ये आर्मेचर के 2 वायर आ गए, ये वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के, और ये आर्मेचर के। अब बचे इसके इंटरपोल के। तो इंटरपोल के कहाँ जुड़े हुए होते हैं, तो इंटरपोल का एक वायर किसके जुड़ा हुआ होगा, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, है ना। दोनों कनेक्टेड रहते हैं, ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है और ये वापिस से कहाँ जुड़ेगा,
इसमें सप्लाई चली जाएगी, इसमें भी सप्लाई चली जाएगी। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, ये आर्मेचर है, आर्मेचर का वायर यह इंटरपोल पर जुड़ेगा, फिर आगे बढ़कर सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग से फिर यहाँ पर शंट वाइंडिंग, इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। तो आर्मेचर के साथ हमेशा ध्यान रखना यह किससे जुड़ा हुआ होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ए ऑप्शन जो है आर्मेचर के साथ श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब श्रेणी क्रम, तो यह इन सीरीज विद आर्मेचर यानी कि आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है इंटरपोल, ये आपको ध्यान रख लेना है। बाकी भी मैंने सारा डिटेल से आपको समझाया है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या विशेषता है? अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करें। अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है? देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है, तो जैसे अपन जनरेटर में आर्मेचर को घुमाते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं, तो जो यहाँ पर पोल होते हैं, ये पोल जो होते हैं, ये जो पोल होते हैं, इन पर वाइंडिंग हुई रहती है। अब देखिए जब तक वाइंडिंग को करंट नहीं मिलेगा तब तक ये चुंबक बनाएगी नहीं, जब तक करंट नहीं मिलेगा तब तक ये चुंबक बनाएगी नहीं। जब ये चुंबक नहीं बनाएगी तो फिर ये आर्मेचर को अपन घुमा रहे हैं, तो ये छेदन किसका करेगा? जब यहाँ पर फ्लक्स ही नहीं है, चुंबक ही नहीं बनी और फ्लक्स ही नहीं है, तो फिर आर्मेचर काटेगा किसको? और काटेगा ही नहीं तो फिर इसमें विद्युत वाहक बनेगा कैसे? क्योंकि यह स्व उत्तेजित संयंत्र है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें करंट बनता है तो सारा करंट किसमें जाता है? फील्ड में जाता है। फील्ड में जाता है तो फील्ड में क्या बनने लग जाता है? चुंबक बनने लग जाता है। लेकिन जब इसमें चुंबक ही नहीं है, फ्लक्स ही नहीं है, काट ही नहीं रहा किसी को, तो फिर इस वाइंडिंग को भी कैसे करंट मिलेगा? कैसे क्या होगा? तो क्या होगा कि इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि इसमें ऐसा सिस्टम रखते हैं थोड़ा बहुत कि जब इसमें सप्लाई जाए या ना जाए तो भी इसमें थोड़ा सा चुंबक रहता है। मतलब कि इसको ऐसे सिस्टम से बनाया जाता है, ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है इसमें कि इसमें कुछ चुंबक के गुण रहते हैं, कम, ज्यादा नहीं रहते, कम रहते हैं। तो कम चुंबक के गुण रहते हैं, तो उस कम चुंबक के गुण को ही अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तो अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है? तो वोल्टेज निर्माण के लिए। भाई सबसे पहले अगर यहाँ पर फ्लक्स होगा, भाई वाइंडिंग में फ्लक्स हो या ना हो, लेकिन कुछ फ्लक्स होगा तो अभी तो आर्मेचर उसको काटेगा, आर्मेचर काटेगा तो विद्युत वाहक बल्ब बनेगा, विद्युत वाहक बल्ब बनेगा तो फिर फील्ड में जाने लग जाएगा, करंट जाएगा, तो फिर ज्यादा मजबूत यहाँ पर चुंबक बनेगी, चुंबक ज्यादा बनेगी, ज्यादा फ्लक्स आएंगे, ज्यादा फ्लक्स को काटेगा, तो फिर यहाँ पर आर्मेचर ज्यादा करंट उत्पन्न करेगा। तो यानी कि याद रखना, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए यहाँ पर विशिष्ट चुंबक की आवश्यकता पड़ती है। अगर यह विशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है इन पोलों पर, तो इसको पृथक यानी कि बैटरी लगाई जाती है, बाहर से डीसी सप्लाई दी जाती है, तब यहाँ के वापस से इसमें चुंबक बनता है, ये ध्यान रखना। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन है अपना, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो यह किसको मापते हैं? तो यह मापते हैं ब्रश और कम्यूटेटर के बीच के प्रतिरोध को। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? यहाँ पर इस वाले को पूछा गया है कि यह एक्स भाग किसको, तो यहाँ पर आपका जो पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, आर्मेचर वोल्टेज पाथ, सी ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, और डी ऑप्शन है शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो यह जो होता है यह होता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला जो क्वेश्चन है वह है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर का नाम पूछा है, विशेषताएं क्या दी गई है? शंट फील्ड
आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हुई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी है, तो शंट तो हमेशा समांतर में जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पर शंट फील्ड तो कौन सा होगा, शंट ही तो होगा। यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हुई है। ऑप्शन देखते हैं। लॉन्ग शंट कंपाउंड, यौगिक यौगिक यौगिक, यानी कि कंपाउंड के बारे में बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर चित्र बनाता हूं मैं। कंपाउंड है, कंपाउंड है तो दोनों वाइंडिंग होगी, कंपाउंड है तो दोनों वाइंडिंग होगी। ये आपका आर्मेचर, ये आपकी सीरीज वाइंडिंग, ठीक, ये आपके शंट वाइंडिंग। अब शंट वाइंडिंग में क्या कहा गया है, शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी, ओनली आर्मेचर के साथ। तो यहां से अपन ये लो भाई, ये सीरीज वाइंडिंग हो गई, ये शंट वाइंडिंग हो गई, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। इसने कहा है कि आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हुई है, तो आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी है, सीरीज का इसने नाम ही लिया। तो यहाँ पर वाइंडिंग कौन सी हो गई, तो ये शॉर्ट हो गई है ना, शॉर्ट हो गई, लघु शंट हो गई, छोटी हो गई है ना। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। ये ध्यान रखना, विभेदक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, संचय का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट कहाँ से, अगर यहाँ तक होता, ऐसे होता तो लॉन्ग शंट होती, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ओनली आर्मेचर के साथ समांतर में है, इसलिए यह कौन सा जनरेटर होगा, यह होगा आपका लघु शंट कंपाउंड। कंपाउंड को यौगिक कहते हैं, ये ध्यान रखना। 21 नंबर क्वेश्चन है अपना, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है, मतलब कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। आर्मेचर कोर पटलित है, आर्मेचर कोर क्या होती है कि आर्मेचर जो बना बना होता है, जिसमें वाइंडिंग की जाती है, वो स्लॉट्स, उन सभी को मिलाकर आर्मेचर कोर बनते हैं। मतलब कि जैसे कि ये आर्मेचर है, ऐसा गोल होता है, मतलब कि समझना आप, है ना। तो ये इस प्रकार से आर्मेचर, तो ये जो है ना, इनको कहा जाएगा कोर, ये वाइंडिंग करते हैं इसमें। तो इनको पतली करने का मतलब ये है कि पत्तियों, बारीक बारीक पतली पतली पत्तियां जो होती है, उनको मिलाकर इनको चिपका चिपका कर बनाया जाता है। मतलब कि जो इस प्रकार से ये पतली पतली पत्तियां, इनको ऐसे वार्निश के द्वारा इनको चिपकाएंगे और एक बड़ा सा बेलनाकार आकृति इनको प्रदान कर देंगे। तो इनको पतली पतली पत्तियों से क्यों बनाया जाता है भाई, एक लोहे का पूरा पूरा अच्छे प्रकार से एक ठोस पदार्थ से भी तो बना सकते हैं, लेकिन इनको पत्तियों से क्यों बनाया जाता है, तो क्या ताम हानि को कम करने के लिए, नहीं, ताम हानि का कोई रिलेशन नहीं है, घर्षण हानि का भी कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए हिस्टेरेसिस हानि को कम करें, तो हिस्टेरेसिस हानि को कम आप पत्तियों का आर्मेचर बनाकर नहीं कर सकते। ये जो हिस्टेरेसिस हानि है, ये कैसे कम होगी, तो ये कैसे कम होगी, ये ऐसे कम होगी कि इसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर अपन जो आर्मेचर बनाते हैं, जिस पदार्थ से, ढलवा लोहा हो, इस्पात हो, तो इससे बनाते हैं, तो उसमें क्या कर देंगे अपन, सिलिकॉन की मात्रा मिला देंगे, और वो कितनी मात्रा मिलेंगे, 3% से 4% के लगभग इसमें क्या कर देंगे अपन, मात्रा मिला देते हैं, जिससे हिस्टेरिसिस हानि को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। डी ऑप्शन जो कि है एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करें, मतलब कि इससे क्या कर सकते हैं अपन, पटलेट बनाकर क्या कर सकते हैं कि भंवर धारा हानि लॉस होता है एक, उसको कम किया जा सकता है। दोनों का याद रखना, हिस्टेरिसिस हानि को कैसे कम किया जाता है, तो सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर, और भंवर धारा हानि को कैसे कम किया जा सकता है, तो आर्मेचर कोर को पटलित करके। यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर कंठस्थ कर लेना, रट लेना, ठीक है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है अपना, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, मतलब कि देखिए डीसी जनरेटर होता है, उसमें 3 प्रकार की वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग, पहली वाइंडिंग कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग। एक होती है सीरीज वाइंडिंग और एक होती है शंट वाइंडिंग। ये सीरीज वाइंडिंग है और ये शंट वाइंडिंग। तो सबसे कम जो प्रतिरोध होता है वह आर्मेचर का होता है, और 1 ओम से भी कम होता है, 1 ओम से भी क्या होता है, कम होता है। इसका लगभग लगभग 500 के लगभग होता है ना, इससे ज्यादा नहीं होता, और इसका हजारों में होता है, हजारों से भी ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पर यह कहा गया है कि आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों बनाया जाता है? बहुत कम इसलिए बनाया जाता है कि क्या आर्मेचर धारा को कम करने के लिए, आर्मेचर धारा को कम करने के लिए थोड़ी बनाया जाएगा। जब आर्मेचर धारा ही कम हो जाएगी तो फिर अपन को स्रोत को क्या मिलेगा? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। हाँ, तो जो वहां पर विद्युत उत्पन्न होगी ना, अगर आर्मेचर में ही प्रतिरोध होगा तो जितना भी विद्युत उत्पन्न होगा वो तो सारा आर्मेचर खा जाएगा। समझ रहे हो? जहां प्रतिरोध होता है वही वोल्टेज का क्या हो जाता है? खपत होती है। तो अगर आर्मेचर में ही क्या होगा? प्रतिरोध होगा, तो जितना भी आर्मेचर करंट उत्पन्न करेगा, वोल्टेज उत्पन्न करेगा, तो सारा का सारा आर्मेचर ही खा जाएगा, तो बाहर क्या मिलेगा? तो क्या करने के लिए इसको कम का बनाया जाता है? आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। वजन का कोई रोल नहीं है, तापमान का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? यानी कि क्लॉकवाइज क्यों चलाना चाहिए? तो ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए। ऐसा कोई ये नहीं है आप इधर घुमाओ या इधर घुमाओ, ब्रश को तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। तो क्या अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए? तो बिल्कुल हाँ, अगर आप उल्टा घुमाओगे तो अवशिष्ट चुंबकत्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट, इसका कोई लेना देना नहीं होता। जनरेटर अति भारित करने से बचे, इसमें भी अति भारित का भी कोई लेना देना नहीं है। ये ध्यान रखना, बी वाला अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो अधिक लोड कनेक्ट करे, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करे। सी ऑप्शन है, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, जनरेटर की दक्षता बढ़ाए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है ना, ये सही रहेगा कि आर्मेचर प्रतिक्रिया को के प्रभाव को बेअसर करे, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? भाई डीसी जनरेटर है वह वोल्टेज का निर्माण करने में क्या हो रहा है? असफल रह रहा है, मतलब कि वह वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। तो क्या कारण हो सकता है? तो डीसी ढीले ब्रश संयोजन, मतलब किस ब्रशों का जो संयोजन है वो क्या ढीला है? आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। तो क्या आर्मेचर का प्रतिरोध अधिक है क्या? सी ऑप्शन आपका फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। या डी ऑप्शन है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो क्या कारण हो सकता है? देखिए यहाँ प्राइम मूवर अगर अधिक गति से चलेगा तो अधिक विद्युत उत्पन्न करेगा, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं। फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, तो फील्ड प्रतिरोध क्या है? क्रांतिक। जो उत्पन्न कर रहा है उससे अधिक प्रतिरोध किसका है? बात यह है कि जितना आर्मेचर करंट उत्पन्न कर रहा है, फील्ड प्रतिरोध में प्रतिरोध ज्यादा है, तो वहां पर प्रतिरोध ज्यादा होने के कारण वहां पर फ्लक्स कम बन रहे हैं, तो फ्लक्स होगा कम, कटाक्ष हो रहा है, कम काट रहा है। देखिए जैसे ये फील्ड है ना, इन पर वाइंडिंग की गई है। अगर इनमें प्रतिरोध ज्यादा होगा और इसमें सप्लाई दी जा रही है, तो यह प्रतिरोध ज्यादा होगा तो फ्लक्स बनेगा ही नहीं। फ्लक्स नहीं बनेगा, कम बनेगा, तो आर्मेचर काटेगा ही किसको? काटेगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पर उत्पन्न कहाँ से होगा? तो सी ऑप्शन सही रहेगा कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से क्या हो गया है? ऊपर हो गया है, कि मतलब जितना मान होना चाहिए उसका, उससे ज्यादा इसका प्रतिरोध हो चुका है फील्ड प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है अपना जो 26 नंबर, कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है? जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है? देखिए क्वेश्चन अपन ने पहले भी समझा था, बस इसमें ऑप्शन का अंतर है। ऑप्शन अलग है, इसमें शंट जनरेटर है, श्रेणी जनरेटर है, यौगिक जनरेटर है, स्व-उत्तेजित जनरेटर है। अब देखिए जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। ओनली क्षेत्र की बात की गई है, शंट वाइंडिंग की बात नहीं की गई है। क्षेत्र की बात की गई है और वो किसके साथ जुड़ी हुई है? समांतर में जुड़ी हुई है। तो सीरीज तो होगा नहीं, क्योंकि सीरीज होता तो सीरीज में जुड़ा हुआ होता। स्व उत्तेजित जनरेटर
ये हो सकता है लेकिन ये भी नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए ओनली ए ऑप्शन सही रहेगा आपका। कौन सा? ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्र है वो आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पर श्रेणी होता तो आपका ये आंसर रहता, ठीक है, लेकिन ये नहीं रहेगा आपका। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है? डीसी जनरेटर में जो पोल शू होता है इनका उद्देश्य क्या है, बता देता हूँ। कि मान लीजिए ये पोल है और आगे जो ये होता है चौड़ा वाला हिस्सा भाग, ये क्या होता है? ये होता है शू, है ना, ये शू होता है, ये पोल होता है। तो शू का उद्देश्य क्या है? इन शू को लगाने का कारण क्या है? शू को क्यों लगाया जाता है? कि जैसे कि यहाँ पर वाइंडिंग होती है, यहाँ पर भी वाइंडिंग की जाती है, तो जैसे ये आर्मेचर घूमता है तो कंपन की वजह से ये जो वाइंडिंग है ना खिसकती हुई, जैसे कि अगर ये शू नहीं होगा तो खिसकती हुई किसमें उलझ जाएगी? आर्मेचर में उलझ जाएगी, आगे खिसक जाएगी। तो एक तो इससे बचाता है। एक अगर ये यहाँ तक होगा तो फ्लक्स जो बनेगा वो इतना सा बनेगा, है ना। अगर ये इतना सा होगा तो फ्लक्स इतना सा बनेगा, लेकिन अगर ये इतना चौड़ाई में होगा तो जितना भी यहाँ पर चुंबक बनेगा वो सारा इतना क्षेत्र लेगा, यानी कि ज्यादा फ्लक्स बनेगा। तो दो चीजें हैं, क्षेत्र की ताकत बढ़ाएगा, एयर गैप को कम करेगा। एयर गैप का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता है जी, है ना। क्षेत्र की ताकत बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है, लेकिन आगे में बढ़ते चुंबकीय हानियों को कम करने, चुंबकीय हानियों को भी थोड़ा बहुत तो कम करता है ना। हानि तो कोई लेना देना नहीं, हानि को कम नहीं करता। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। देखिए क्षेत्र की ताकत तो वही रहेगी, लेकिन फैलाएगा कौन? तो ये फैलाएगा, मतलब कि जितना इतना सा बनेगा उसको इतना चौड़ाई में फैला देगा। ये ध्यान रखना। इसी के साथ एक और चीज है कि इस फील्ड वाइंडिंग को आगे नहीं खिसकने देता, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? स्लिप रिंग, स्लिप रिंग यानी कि होता है कम्यूटेटर। स्लिप रिंग को क्या कहते हैं? कम्यूटेटर, ये ध्यान रखना। एक होती है स्लिप रिंग, ठीक है। स्लिप रिंग और स्लिप रिंग में बहुत अंतर है। स्लिप रिंग एसी को केवल और केवल एसी में ही बदलती है, बस बाहर निकालती है करंट को। और ये जो होता है ना, ये एसी को डीसी में भी बदलता है और डीसी को एसी में भी बदलता है। तो इसका कार्य क्या है? निरंतर वोल्टेज बनाए रखने का। धारा को, ऑप्शन आगे बढ़ता है, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। एक दिशा में एकत्र करता है नहीं, एक दिशा में अगर एकत्र करता तो वो डीसी बन जाती है। हाँ बिल्कुल, डीसी निकालेगा ना। हाँ सॉरी, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, एक दिशा में, तो ये बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही रहेगा। आगे भी पढ़ लो, वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, नहीं वोल्टेज ड्रॉप को नहीं, रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है, ये भी नहीं है। ये आपका बी ऑप्शन सही रहेगा कि वोल्टेज को एक दिशा में एकत्र करेगा, करंट को एक दिशा में एकत्र करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 29 नंबर, जनरेटर के ब्रश जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जनरेटर में जो ब्रश बनाए जाते हैं उसके लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो आपको अगर कोई नींद में भी पूछ ले ना, अगर आपसे कोई नींद में भी पूछ ले कि जनरेटर में जो ब्रश बनते हैं वो किस धातु के बनते हैं, तो ध्यान रखना कार्बन। कार्बन को आप याद रखना। कार्बन क्यों? कार्बन एक अर्धचालक धातु होती है, ठीक है। कार्बन क्या होती है? कार्बन एक अर्धचालक धातु होती है, जिसमें क्या होता है कि जितना यह गर्म होती है, जितना यह धातुएं क्या होती है गर्म होती है, उतना ही इनका प्रतिरोध कम हो जाता है। मतलब इनका टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वैसे इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यह इसका गुण बहुत ही फायदेमंद है जनरेटर के लिए। तो क्या होता है कि जैसे कम्यूटेटर घूमता है वहां यह टच रहता है, तो घर्षण के कारण इनमें क्या होता है? तापमान बढ़ता है, गर्म हो जाते हैं, गर्म होते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम। दूसरी धातुओं का एक ऐसा सिस्टम भी है कि यह खुद घिस जाता है, लेकिन कम्यूटेटर को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता। भाई जहां पर दो चीजें अगर रगड़ाएगी तो घिसाएगी। अब घिसाएगी तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन घिस जाता है लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता, इसलिए यहाँ पर कार्बन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन किस ऑप्शन में? इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल केवल इसमें है। यही सही रहेगा।
कार्बन और ग्रेफाइट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, इस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है भार में भारी शॉर्ट सर्किट के कारण, बिना लोड के लगातार चल रहा है तो बिना रुके लगातार चलना, और रोटेशन की दिशा अक्सर बदल जाती है। तो अगर आप क्या कर दोगे, गति जो दिशा है उसको परिवर्तित कर दोगे तो क्या, हाँ बिल्कुल, यह मैंने पहले ही बताया था, इसका संबंधित क्वेश्चन एक आ चुका है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आप दिशा बदल दोगे तो यह अवशिष्ट चुंबकत्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जनरेटर को हमेशा किस दिशा में घुमाना चाहिए, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। 30 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर में। 4 क्लासें बनेगी डीसी जनरेटर के लिए, क्योंकि ये जो यूनिट है ना बड़े बड़े हैं। एक दिन में अपन 15 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे फिलहाल, फिर आपकी अगर डिमांड रहेगी तो अपन ज़्यादा भी कर देंगे, लेकिन अभी 15 ही अपन कंप्लीट करेंगे। तो रेगुलर आप